वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 10वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम जून महीने के आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल रामप्रसाद बिस्मिल जी के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने आजादी का अमृत महोत्सव इस इनिशिएटिव के पार्ट के रूप में इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर इन्हें याद किया। रामप्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 11 जून 1897 को शाहजहांपुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। ये बचपन से ही आर्य समाज से जुड़े हुए थे। बहुत स्ट्रॉन्ग पैट्रियोटिक पोएम्स लिखा करते थे, उर्दू में, हिंदी में। एक पेन नेम होता था बिस्मिल राम, या फिर कई बार अज्ञात। इनके जो आइडिया ऑफ फ्रीडम और रिवॉल्यूशन थे वो बहुत ज्यादा इनग्रेन्ड तब हो गए जब इन्हें खबर मिली कि भाई परमानंद को मौत की सजा सुना दी गई है। भाई परमानंद से बहुत ज्यादा प्रभावित थे ये। मैं आपको बता दूं कि भाई परमानंद गदर पार्टी के फाउंडर मेंबर भी थे, और इंडिया में जब गदर मूवमेंट अच्छी तरीके से प्लान किया जा रहा था 1915 में, जो कि अनसक्सेसफुल हो गया था, तो बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसमें भाई परमानंद को भी गिरफ्तार किया गया था। इन्हें मौत की सजा सुना दी गई थी। हालांकि कुछ समय बाद इनकी मौत की सजा को आजीवन काला पानी में परिवर्तित कर दिया गया और इन्हें अंडमान निकोबार भेज दिया गया, जहां पर बैलों की जगह पे जो नेशनलिस्ट लीडर्स होते थे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते थे, उनको बांध दिया जाता था तेल निकालने के लिए। इन ह्यूमन कंडीशंस में इन्होंने प्रोटेस्ट किया था 1920s में। लगभग 2 महीने तक इन्होंने हंगर स्ट्राइक करी थी, जिसके बाद ब्रिटेन के जो महाराजा थे उन्होंने इन्हें छोड़ दिया था। तो उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे रामप्रसाद बिस्मिल जी। इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी बिल्ड किए, जैसे कि मातृ देवी और शिवाजी समिति, जिसमें इन्हें मदद मिली थी गेंदालाल दीक्षित और कुछ यंगस्टर्स जो कि इटावा, मणिपुर, आगरा और शाहजहांपुर से थे। इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को बनाने में भी हिस्सा लिया, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जी के साथ। 1918 में मणिपुरी कॉन्स्पिरेसी में भी इनका नाम आया और इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए कई सारी जगहों पर, 3 जगहों पर इनफैक्ट लूटिंग हुई थी। काकोरी कॉन्स्पिरेसी जो कि 1925 में हुई थी। काकोरी इज अ विलेज, लखनऊ के पास में है। 9 अगस्त 1925 को ट्रेन को लूटा गया था। उसके बाद उसमें भी रामप्रसाद बिस्मिल जी हिस्सा थे, जिसमें अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह भी साथ में हुआ करते थे। इन्होंने एक पैम्फलेट पब्लिश किया था देशवासियों के नाम। इट वॉज अ काइंड ऑफ मैसेज, जिसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था एक पोयम के साथ, मणिपुरी की प्रतिज्ञा 1918 में। मेरा रंग दे बसंती चोला इन्होंने ही लिखा है, और सरफरोशी की तमन्ना। हालांकि कहा जाता है कि सरफरोशी की तमन्ना ओरिजिनली किसी और के द्वारा लिखी गई थी, बट इसे पॉपुलराइज बिस्मिल जी ने किया था, जिसने फ्रीडम फाइटर्स में एक नई एनर्जी डाली। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल तुलु लैंग्वेज के बारे में है। जो तुलु स्पीकर्स हैं, उन्होंने, जो कर्नाटका और केरला में मेनली रहते हैं, उन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट की है कि जो तुलु लैंग्वेज है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस ग्रांट कर दिया जाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में। बात करते हैं तुलु लैंग्वेज के बारे में। एक द्रविडियन लैंग्वेज है जो साउथ इंडिया में बोली जाती है। साउथ इंडिया में कहां? कर्नाटका और केरला में। कर्नाटका और केरला में कहां? तो कर्नाटका में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिनमें से एक का नाम है दक्षिण कन्नड़ और दूसरे का नाम है उडुपी, जबकि केरला का जो कसरगोड डिस्ट्रिक्ट है वहां पर इसे बोला जाता है। देखिए, ये कर्नाटका है, ये केरला है। कर्नाटका में ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, उत्तर कन्नड़ और उडुपी, जबकि केरला के नदन पार्ट में ये डिस्ट्रिक्ट है कसरगोड। अगर मैं सही प्रोनाउंशिएट कर रहा हूं तो इन 3 जिलों में इसे बोला जाता है। इस तरीके से जो तुलु स्पीकर्स हैं वो कर्नाटका और केरला में मेनली रहते हैं, और ये चाहते हैं कि इनकी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में रखा जाए। फायदा क्या होगा इससे? इससे उनका जो कल्चरल ट्रेडिशन है, लिटरेचर का जो ट्रेडिशन है, वो और बढ़िया हो जाएगा। तुलु आर्ट एंड कल्चर में काफी रिच है। कुछ फोक सॉन्ग्स हैं, जैसे कि पद्दाना या फिर फोक थिएटर, यक्षगान, ये तुलु लैंग्वेज में काफी फेमस है। फर्दर सिनेमा में भी तुलु लैंग्वेज का एक एक्टिव ट्रेडिशन रहा है। हर साल लगभग 5 से 7 तुलु लैंग्वेज की मूवीज तैयार की जाती हैं। जो तुलु फिल्म्स हैं उन्हें हर दिन मैंगलोर और उडुपी के जो थिएटर्स हैं वहां कम से कम एक बार जरूर दिखाया जाता है। अगर 8th शेड्यूल में चला गया तुलु लैंग्वेज तो क्या फायदा होगा? इसे साहित्य एकेडमी रिकॉग्नाइज कर लेगी, तो जो भी लिटरेचर्स या फिर आर्ट्स हैं उन्हें प्रमोट किया जाएगा। जो तुलु लिटरेरी वर्क्स हैं उन्हें अदर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाएगा। जो एमपीज और एमएलएज हैं वो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में तुलु लैंग्वेज में बातचीत कर सकते हैं, अपनी स्पीच दे सकते हैं, और कई सारे स्टूडेंट्स
तुलु लैंग्वेज में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं ऑल इंडिया लेवल के, उनमें भी एग्जाम दे सकते हैं। 8th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसकी बात करें तो यहां पर जो लैंग्वेजेस दी गई हैं उनका प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 344 क्लॉज 1 और 351 में मिलता है। टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में दी गई हैं। 2000 एसमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। अगर किसी और लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में रखना है तो इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, वैसे तो ये पूरा आर्टिकल ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर है, बट मैं इससे संबंध में एक रेफरेंस क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहूंगा जो कि 2015 में पूछा गया था। ऑल्दो दिस क्वेश्चन वाज नॉट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, रेदर ये क्वेश्चन क्लासिकल लैंग्वेज के ऊपर था। पूछा गया था कि किस लैंग्वेज को अभी हाल ही में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। ऑप्शंस में थे उड़िया, कोंकणी, भोजपुरी और एसमीज। सही जवाब अगर आप गेस कर पा रहे हो तो करिएगा। अगर क्लासिकल लैंग्वेज पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो डेफिनेटली ऑफिशियल लैंग्वेज पर भी पूछा जा सकता है। इसका सही जवाब ए है। 11 मार्च 2014 को वर्तमान में 6 जो क्लासिकल लैंग्वेज हैं उनमें से एक उड़िया को बनाया गया था। पहले 5 ही थी, दोज वर संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। बाद में उड़िया को भी इसमें जोड़ दिया गया तो टोटल 6 हो गई। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एकाम्बरंथर टेम्पल के बारे में है, जिसे एकाम्बरेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है। तमिलनाडु के कांचीपुरम में है। न्यूज में आई एक छोटे से इशू की वजह से, बिकॉज इनके प्रेमाइस में एक सीधा किंगस्टन स्कूल था, उसको इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। ये जो टेम्पल है ये एक हिंदू टेम्पल है, तमिलनाडु के कांचीपुरम में है। सेविज्म से बिलोंग करता है। 5 एलिमेंट्स हैं जिनसे यूनिवर्स का निर्माण हुआ है। ये टेम्पल उनमें से अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। इसे एकाम्बरेश्वर या एकाम्बरंथर टेम्पल कहा जाता है। यहां पर लिंग के रूप में भगवान शिव की पूजा की जाती है, जिसे पृथ्वी लिंगम कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्ट्रक्चर को बनाया गया था चोला डायनेस्टी के दौरान 9th सेंचुरी में। बाद में विजयनगर के जो शासक आए उन्होंने इसका और एक्सपेंशन किया। हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडोमेंट डिपार्टमेंट जो तमिलनाडु के गवर्नमेंट के तहत काम करता है वो इस पूरे टेम्पल को मेंटेन और एडमिनिस्टर करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने एक MOU साइन किया है। वो एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स गुजरात के लोथल में डेवलप कर रहे हैं। वैसे इस पूरे प्रोजेक्ट की शुरुआत तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने मार्च 2019 में ही कर दी थी। प्लान ये है कि हम एक बड़ा सा मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स तैयार करेंगे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ। कहां पर? जो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइट है लोथल में, वहां पर, जो कि गुजरात के अहमदाबाद से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑब्जेक्टिव ये होगा कि यहां पे इंडिया का जो रिच और डाइवर्स मैरीटाइम हेरिटेज है हम उसे लोगों को दिखाएंगे। जैसे पुराने जमाने में, एंशिएंट टाइम में हम कैसे शिप्स बनाते थे, कैसे ट्रेवल करते थे बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज में, जो पुराने समय में शिप बिल्डिंग का मैकेनिज्म था, जो नेविगेशन टेक्नोलॉजीज हम इस्तेमाल करते थे, हम उसे डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे। कौन कौन सी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व है? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग तो है, जो सागरमाला प्रोग्राम के तहत इसे इंप्लीमेंट कर रही है। फर्दर इसमें आर्कियोलॉजिकल और सर्वे ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और बाकी की स्टेक होल्डर्स भी इन्वॉल्व हैं। पुर्तगाल यहां हमारी मदद कर रहा है, क्योंकि पुर्तगाल अपने यहां लिस्बन में जो म्यूजियम है, मैरीटाइम म्यूजियम, उसे काफी लंबे समय से मैनेज कर रहा है, एडमिनिस्टर कर रहा है। तो पुर्तगाल की नेवी ने कहा कि हम आपकी मदद कर देंगे कि इस प्रकार के जो म्यूजियम्स होते हैं उन्हें कैसे उनका रखरखाव किया जाता है, तो वो भी हमारी मदद कर रहे हैं। लोथल को ही क्यों चुना गया है इस मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के लिए? आपको अंदाजा लग गया होगा अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है तो, और आपने पढ़ा है हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो आपको पता होगा कि लोथल वाज अ साइट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में हुआ करती थी, और ये भारत का एंशिएंट, मोस्ट एंशिएंट डॉकयार्ड भी बताया जाता है। ये देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, और यहां पर गुजरात में आपको मिलेगा लोथल, ये है रंगपुर, यहां पर है आहार, ये है सुतकोतड़ा जहां पर घोड़े के रिमेन्स मिले थे, ये है धौलावीरा, ये है देसालपुर। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो दोनों पाकिस्तान में है राइट नाउ। उसी के नीचे चनुद्रो है, यहां पर है सुक्ता जंडोर, सुक्ता जंडोर पाकिस्तान का है और सुतकोतड़ा हमारा है। यहां पर है बनावली, ये है रूपर, ये है कालीबंगा, यहां पर है मेहरगढ़। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो उनमें से एक लोथल है। लोथल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां पर हमें एक डॉकयार्ड मिला। यहां पर हमें कई सारे रॉ मटेरियल, सेमी प्रेशियस स्टोन्स आसानी से मिल गए थे। ऐसी मान्यता है कि वहां पर एक बीड मेकिंग फैक्ट्री भी हुआ करती थी, जहां से मालाएं बनाई जाती थी, बीड्स तैयार किए जाते थे।
हमें एक स्टोर हाउस भी मिला है शहर में, जहां पे हमें कई सारी सील्स और सीलिंग्स मिली हैं। उस स्टोर हाउस में एक बिल्डिंग मिली है जहां पे हमें ऐसा लगता है कि वो मनके की माला बनाया करते थे। वहां पे हमें स्टोन के पीसेस मिले हैं, हाफ मेड बीड्स, टूल्स जो बीड मेकिंग करते हैं, या फिनिश्ड बीड्स भी मिले हैं। ये एकमात्र पोर्ट टाउन है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय का हमें मिला है। मान्यता यह है कि ये हड़प्पन कल्चर के बारे में 2400 बीसी से 1600 बीसी के बीच का पूरा टाइम ड्यूरेशन जो था उसके एविडेंसेस हमें देता है। देखिए, इस टॉपिक पे यूपीएससी ने 2019 में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन सिंपल था कि कौन सी साइट हड़प्पन साइट नहीं है। तो चन्हूदड़ो और कोटदीजी का आपने नाम सुना होगा। देसालपुर भी मैंने आपको मैप में अभी दिखाया था, यहां पे है देसालपुर, धौलावीरा के जस्ट नीचे। तो ये वाला भी हो गया। तो सोहगौरा सही जवाब है, क्योंकि ये एक आईवीसी की सिटी नहीं है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फ्लैग सत्याग्रह के बारे में है, या झंडा सत्याग्रह। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक प्रकार का मूवमेंट था। 1923 में जबलपुर और नागपुर में शुरू हुआ। एज यू नो, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। इसमें किया यह जा रहा था कि जो भी पब्लिक या प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं वहां पर हमारे रिवोल्यूशनरीज जाकर झंडा लगा देते थे। अंग्रेज इससे बहुत चिढ़ते थे। जो कैंपेन था, इट वॉज अ काइंड ऑफ पीसफुल सिविल डिसोबीडियंस, क्योंकि हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। हम तो बस अपना नेशनलिस्ट झंडा बिल्डिंग्स पे फहरा रहे थे। अंग्रेजों ने कई तरीके के कानून बना रखे थे जिसके मुताबिक हम अपने झंडे को नहीं फहरा सकते थे। आउटकम यह निकला, तो अंग्रेजों ने कई सारे सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जमनालाल बजाज, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे, इन सभी लोगों ने रिवोल्ट ऑर्गेनाइज किया अलग अलग रीजन्स में। और कई सारे लोग नागपुर आए, बाकी जगहों पर गए जहां पर ये सत्याग्रह चल रहा था। अंग्रेजों को अंत में झुकना पड़ा। उन्होंने पटेल और बाकी के लीडर्स के साथ निगोशिएट किया। उन्हें पीसफुली प्रोटेस्ट करने की आजादी दी गई, और जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था उन्हें भी छोड़ दिया गया। नेक्स्ट आर्टिकल संत कबीर दास जी के बारे में है। हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको याद किया, उनकी जयंती के ऊपर 24 जून को। ये 15वीं शताब्दी के एक इंडियन मिस्टिक, सोशल रिफॉर्मर, पोएट और सेंट हैं, जो कि लोगों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर थे। काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व था इनका। ये वैसे एक मुस्लिम जुलाहा या फिर वीवर फैमिली में पले और बढ़े थे, बनारस के नजदीक में या बनारस सिटी में। लेकिन ऐसा मानना था कि एक हिंदू परिवार से संबंध रखते थे, जिन्हें बचपन में छोड़ दिया गया था इनके माता के द्वारा, और बाद में इस परिवार ने इनका भरण पोषण किया। तो दोनों ही धर्मों से इनका काफी ज्यादा जुड़ाव रहता था। ये अपने 2 लाइन के कपलेट्स के लिए काफी ज्यादा फेमस थे, जिन्हें कबीर के दोहे कहा जाता है। इन्हें एक पोएट के तौर पे रिवर किया जाता है। इनका भक्ति मूवमेंट में काफी ज्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व रहा था। अगर थोड़ी सी बात भक्ति मूवमेंट के बारे में की जाए, तो जो भक्ति मूवमेंट के सेंट्स थे उनका यह मानना था कि ईश्वर को प्राप्त करने का या मोक्ष प्राप्त करने के 3 तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका हो सकता है ज्ञान, दूसरा तरीका हो सकता है कर्म, और तीसरा तरीका हो सकता है भक्ति, जिसमें सबसे आसान तरीका भक्ति को बताया गया। और इसीलिए इस मूवमेंट में जो भी सेंट्स आए उन्होंने भक्ति को प्राथमिकता दी। इसकी शुरुआत 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी के साथ मानी जाती है। दक्षिण भारत में इसे अलवर और नैनार संतों ने प्रचलित किया। हालांकि ये 15वीं शताब्दी में बहुत ही ज्यादा प्रचलित हो गया। 15वीं सेंचुरी में जो भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ वो 2 हिस्सों में बट गया, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। जो निर्गुण शाखा के सेंट थे उनका ऐसा मानना था कि ईश्वर फॉर्मलेस है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। सगुण वालों का मानना था कि ईश्वर का एक रूप है, मतलब उसका एक फॉर्म है। इसीलिए जो सगुण शाखा थी वो अन्य 2 हिस्सों में बट गई, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। और सभी शाखाओं में कई सारे सेंट्स आए। मैं आपको बता दूं कि हम बात कर रहे हैं कबीर दास जी के बारे में, और वो निर्गुण भक्ति शाखा से बिलोंग करते थे, मतलब फॉर्मलेस गॉड की बात करते थे। तो ये तो आपने बातें समझ ली भक्ति मूवमेंट के बारे में। कबीर दास जी की जो लिगेसी है वो पंथ ऑफ कबीर आज आगे बढ़ाते हैं, जो खुद को इसका फाउंडर मानते हैं। ये सभी प्रकार के मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस का विरोध करते हैं, भगवान को किसी रूप में पूजे जाने का भी विरोध करते हैं, चाहे फिर वो ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म हो या फिर इस्लाम हो। ये प्रीस्टली क्लास का भी विरोध करते हैं और कास्ट सिस्टम का भी। इन्होंने जो दोहे लिखे वो बहुत ही आम बोलचाल की भाषा में लिखे, इसीलिए सभी लोगों के लिए उन्हें समझना आसान था। वो सुप्रीम गॉड को फॉर्मलेस मानते हैं। उनका मानना था कि मोक्ष प्राप्त करने का तरीका है भक्ति और डिवोशन। इनके फॉलोअर्स हिंदू और मुसलमान दोनों ही सेक्ट से थे। इनका मानना था कि 2 स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हैं, जीवात्मा और परमात्मा। मोक्ष का मतलब क्या है? जीवात्मा और परमात्मा को एक कर देना। इनके कपलेट्स ने बहुत सारी जनरेशंस को इंस्पायर किया, इवन आज भी। इनकी जो राइटिंग्स हैं 2000 कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर, बीजक, साखी ग्रंथ और पंचवानी।
इनके कई सारे कपलेट्स को जो 5वें सिख गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी, उन्होंने जो उनकी बहुत ही होली किताब है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें भी इंक्लूड किया है। ये कई सारे सोशल एविल्स के खिलाफ लड़े और ह्यूमैनिटी और लव के लिए एक संदेश दिया। देखिए, भक्ति मूवमेंट पर यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है और वो आगे भी पूछ सकते हैं। उन्होंने सिंपल क्वेश्चन ये पूछा था कि लोधी डायनेस्टी के बाद जब बाबर का समय आता है तो इनमें से कौन उनका समकालीन था, मतलब बाबर का समकालीन कौन था, दादू दयाल, गुरु नानक और त्यागराज। आपको सही जवाब बताना है। वैसे इसका सही जवाब है 2 ओनली, गुरु नानक बाबर के समकालीन थे। अच्छा, अगर आप बता सकते हो तो बताइएगा कि कबीर दास किसके समकालीन थे। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करिएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होमो लोंगी के बारे में है। चाइना के रिसर्चर्स ने अभी हाल ही में एक एंशिएंट स्कल को खोजा है, उसके बारे में रिसर्च कंप्लीट की है और ये कहा कि ये इंसानों की एक नई स्पीसीज है और कई मामलों में इसे हमारा नियरेस्ट एंसेस्टर भी बताया जा रहा है। रिसर्चर्स ने इसे नाम दिया है होमो लोंगी और एक निकनेम भी इसे दिया गया, दैट इज ड्रैगन मैन, बिकॉज चाइना में एक रिवर बहती है, ड्रैगन रिवर, नॉर्थ ईस्ट चाइना में, वहीं पर इस स्कल को ढूंढा गया था। यह स्कल हाल फिलहाल में नहीं ढूंढा गया, रैदर 1933 में ही इसे डिस्कवर कर लिया गया था। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर तब गया जब ये पूरा स्ट्रक्चर एक लेबरर को मिलता है एक कंस्ट्रक्शन साइट पर चाइना में। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 1933 काफी वोलाटाइल टाइम पीरियड था चाइना में, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी उसके बाद शुरू हो गया था, तो शायद इसे रिसर्च पर्पज से बचाने के लिए छुपा दिया गया था, जो अभी मिला और फिर इस पर रिसर्च की गई और काफी एस्टॉनिशिंग रिजल्ट्स हमारे सामने आए। जो ड्रैगन मैन है ये 1,40,000 साल से 3,09,000 साल के बीच का बताया जा रहा है। जो स्कल हमें मिला है वो एक मैच्योर आदमी का है जिसका ब्रेन काफी बड़ा है, डीप सेट आईज हैं और उभरी हुई नाक है। जो स्कल है वो काफी बड़ा है, एवरेज स्कल जो अदर ह्यूमन स्पीसीज का है इंक्लूडिंग अपना जो होमोसैपियंस का है उससे काफी बड़ा। जो ब्रेन का साइज है वो लगभग होमोसैपियंस से मिलता जुलता है। ये डिस्कवरी इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो ड्रैगन मैन है, अगर इस पर और अच्छे से रिसर्च हो रही है तो ये माना जा रहा है कि ह्यूमन इवोल्यूशन की हिस्ट्री में थोड़ा बहुत बदलाव करेगा। हमारे जो क्लोजेस्ट एंसेस्टर्स माने जाते हैं वो हैं निएंडरथल्स, होमोसैपियंस के सबसे नजदीक, लेकिन अब कहा जा रहा है कि होमो लोंगी हमारे नियरेस्ट एंसेस्टर्स हैं। जैसे कि देखिए, होमोसैपियंस के जस्ट पहले निएंडरथल्स थे, लेकिन अब हमारे जस्ट पहले होमो लोंगी होंगे और उसके पहले निएंडरथल्स होंगे। तो थोड़ा बहुत बदलाव करना होगा इतिहास में, अभी इन रिसर्चेस पे और काम होंगे, उसके बाद ये बदलाव हो सकते हैं। आर्टिकल बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के बारे में है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अभी उन्हें याद किया उनकी जयंती पर। देखिए, बहुत ही महान नॉवलिस्ट और पोएट रहे हैं इंडिया के ये। वंदे मातरम को संस्कृत में कंपोज किया गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा ही, जिसने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर किया। वो लगभग 32 सालों तक गवर्नमेंट की सर्विस में रहे। 1891 में वो फाइनली रिटायर होते हैं। उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है, नाम आपने जरूर से सुना होगा, नाम है आनंद मठ, जिसे सन्यासी रेबेलियन के बैकग्राउंड में लिखा गया। सन्यासी रेबेलियन 1770 से 1820 के बीच में चला। बंगाल उस समय एक फमाइन भी फेस कर रहा था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने ये जो नॉवेल लिखा, इसका बंगाली रेनेसा पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक मंथली लिटरेरी मैगजीन भी फाउंड की थी, नाम था बंग दर्शन। 1872 में इसको फाउंड किया गया था, जिसने बंगाली आइडेंटिटी और नेशनलिज्म को प्रभावित किया। संस्कृत में उनकी खासी रुचि थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना झुकाव बंगाली की ओर कर लिया। वो चाहते थे कि बंगाल का जो रीजन है वहाँ पर बंगाली लोगों की भाषा बने। यद्यपि उनका जो फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है वो इंग्लिश में है, जो कि एक नॉवेल है। उनके कई सारे फेमस नॉवेल हैं, जैसे कि कपाल कुंडल, देवी चौधरानी, विष वृक्ष यानी कि पॉइजन ट्री, चंद्रशेखर, राजमोहन्स वाइफ और कृष्णकांतर विल। ये कई सारे उनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं। बात करें सन्यासी रेबेलियन के बारे में, तो ये रेबेलियन बंगाल में शुरू होता है, लगभग 50 सालों तक चलता है, 1770 से 1820 के बीच में। रेबेलियन ऐसा नहीं होता था कि लगातार 50 साल चलता था, 1-2 साल चला, फिर सप्रेस किया गया, बंद हो गया, फिर रिवाइव हुआ, फिर सप्रेस हुआ, ऐसे ही चलता था। एक्चुअली में हुआ क्या था कि दैट वाज द टाइम जब 1770 में बंगाल में एक बहुत ही बड़ा फमाइन आया था। बहुत सारे लोग परेशानी में थे, भूख से मर रहे थे। सन्यासी
जो भिक्षा मांग के अपना काम चलाते हैं, जब लोगों से भिक्षा मांगने जाते थे तो लोगों के पास कुछ खाने को होता नहीं था, तो वो उन्हें क्या दें। वो अपनी प्लाइट, अपना दर्द इनको सुनाते थे। फर्दर अंग्रेजों ने जो पिलग्रिमेज साइट्स थी उनकी विजिटिंग पर भी पाबंदी लगा रखी थी। इन सभी चीज़ों से जो सन्यासी थे वो बहुत ही ज़्यादा क्षुब्ध थे, बहुत दुखी थे, और फिर उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक रेबेल किया इन सभी एट्रोसिटीज़ के खिलाफ। देखिए 2018 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपके सामने 4 इवेंट्स थे और आपसे पूछा गया था कि कौन सबसे पहले हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज को स्टैब्लिश करना, दीनबंधु मित्र का नील दर्पण, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ, या फिर सत्येंद्र नाथ टैगोर जो फर्स्ट इंडियन बने जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्लियर किया। यूपीएससी कई बार आपसे पूछना चाहती है कि कौन सी घटना कब हुई है, लेकिन चूंकि वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे फोकस नहीं करते तो वो पूछने का तरीका दूसरा निकाल लेते हैं। एक्चुअली में वो जानना चाह रहे हैं कि कौन सी घटना कौन से साल हुई है, बट वो सीधे सीधे आपसे ये नहीं पूछ रहे, आपसे पूछ रहे हैं कौन सबसे पहले है वही बता दो। तो सही जवाब यहाँ पर डी है। देखिए कल ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर मैंने गलत मेंशन कर दिया था, तो मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ। 2018 के प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन था कि कौन सी घटना पहले घटित हुई है। कल मैंने आपको ये आंसर डी बता दिया था जो कि गलत है। जो सही आंसर है दैट इज बी। वैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस आंसर को मेंशन कर दिया था कमेंट बॉक्स में। आर्य समाज 1875, नील दर्पण 1860, आनंद मठ 1882 और सत्येंद्र नाथ टैगोर का इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को पास करना 1863। तो ये इवेंट 3 साल बाद है नील दर्पण के, तो सही जवाब बी होगा। ठीक। हमारा अगला आर्टिकल है रिक्लाइनिंग बुद्धा के बारे में। भारत का सबसे बड़ा रिक्लाइनिंग बुद्धा का स्टैचू इंस्टॉल किया गया है बोध गया बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन टेम्पल में। इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिक्लाइनिंग जो पोस्चर है बुद्धा का, ये क्या सिग्निफाई करता है। इस तरीके के सवाल हमारे आर्ट एंड कल्चर में हमसे पूछे जाते हैं। रिक्लाइनिंग बुद्धा जो है ये उस समय का ये स्टैचू है, या जो आइडिया आया कि जब वो आखिरी बार बीमार हुए थे, जिसके बाद उनकी मृत्यु हुई थी, जिसको आप परिनिर्वाण कहते हैं, उसमें एंटर किया था, जिसको आप ग्रेट स्टेज ऑफ सेल्वेशन कहते हैं, कि मतलब मृत्यु के बाद सेल्वेशन अटेन करी जा सकती है। जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है उससे आप मुक्त हो सकते हैं। और ये जो स्टैचू है, ये स्टैचू यही सिग्निफाई करता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो अपने सीधे हाथ की तरफ इस तरीके से ये लेटे हुए हैं। पीछे इनका एक रेस्टिंग कुशन है, तकिया लगा हुआ है राइट एल्बो के पास में। और इसका मतलब ये है कि सारे इंसान, हर मनुष्य अपने आप को जगा सकता है और ये जो जन्म और मृत्यु, जीवन मृत्यु का जो चक्र है, उससे अपने आप को मुक्त कर सकता है। इसके अलावा रिक्लाइनिंग बुद्धा जो है आपको भारत में मिलते हैं केव नंबर 26 अजंता में, जहां पर 24 फुट की लंबाई और 9 फुट की ऊंचाई में एक स्ट्रक्चर आपको देखने मिलता है रिक्लाइनिंग बुद्धा का। ऐसा माना जाता है कि 5th सेंचुरी एडी में कार्व किया गया था। इसके अलावा कुशीनगर में, आज के समय के उत्तर प्रदेश में, मैं बता रहा हूं आपको, बुद्धा अटेंड परिनिर्वाणा का एक आपको स्टैचू देखने मिलेगा। 6 मीटर की लंबाई इसकी, और ये रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है परिनिर्वाणा स्तूप के अंदर। इसके अलावा भारत के बाहर भी और जगह पर रिक्लाइनिंग बुद्धा के स्टैचूज हैं। अगर हम श्रीलंका और इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जनरली बुद्धा को सिटिंग पोस्चर में ही दिखाया जाता है, डिपिक्ट किया जाता है। लेकिन थाईलैंड और दूसरी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में रिक्लाइनिंग बुद्धा के स्टैचूज बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा स्टैचू रिक्लाइनिंग बुद्धा का 600 फुट का है, और ये आपको म्यांमार में देखने मिलता है, मॉलम यिन में। ये 1992 में कंस्ट्रक्ट किया गया था। इसके अलावा वममाला बुद्धा परिनिर्वाण की एक स्टैचू पाई जाती है पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस के पास में। अपने प्रकार की सबसे पुरानी स्टैचू मानी जाती है वर्ल्ड में। ऐसा कहते हैं कि ये 1800 साल पुरानी है। 15th सेंचुरी में 70 मीटर की एक स्टैचू पाई गई थी रिक्लाइनिंग बुद्धा की, एक हिंदू टेम्पल में, बफोन में, कंबोडिया, अंगकोरवत। तो ये भी आपको याद रखना है, कंबोडिया में भी रिक्लाइनिंग बुद्धा की एक स्टैचू पाई गई थी। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।